बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें याद नहीं रह पाती। इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन याद है? गुड, आई लाइक इट। कि अगर तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है, बहुत बड़ा एसे है और आपको याद रखना है ये एसे, राइट? किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको जाना है और आपको मालूम है कि इसके बारे में वो पूछने वाले हैं, तो जो 5, 10, 12 पैराग्राफ थे और वो पैराग्राफ पढ़ने में रिमेम्बर करने में मेरे को, क्योंकि जब तक वो तुम याद नहीं करते हो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, ये को मालूम था। तो क्या करना चाहिए? ये जो टेक्निक्स होता है जिसको बोलते हैं मेमोरी टेक्निक्स, मतलब कुछ भी चीजें मेमोराइज करने के लिए जो करना है, वो जो तंत्रज्ञान है, वो जो टेक्निक है, उस टेक्निक को नाम दिया हुआ है नेमोनिक टेक्निक्स। लैबटेक इनोवेशंस। एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर। आप पढ़ाई तो बहुत दिल लगा के कर रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ टफ चीजें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल पीरियोडिक टेबल या फिर और कोई फॉर्मूला। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें याद नहीं रह पाती। बहुत कोशिश करते हैं, लिख के कोशिश करते हैं, ओरली हम उसको मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी भूलने की हमें बीमारी लग चुकी है। अब ऐसे में क्या किया जाए? एग्जाम भी आने वाली है भाई, और हमें चीजों को याद रखना है, मेमोराइज रखना है, या ताकि हम अच्छे से आंसर्स लिख पाए और अच्छे अच्छे नंबर्स ऑब्टेन कर पाए। और इसी बात को समझने के लिए एक टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं निमोनिक टेक्निक। आइए, इस टेक्निक के अंदर क्या होता है, क्या कोई डिवाइसेस यूज होते हैं, कौन सी ट्रिक्स यूज होती हैं और कैसे आप इन ट्रिक्स की मदद से अपने बड़े बड़े आंसर्स को, कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान बना के याद रख सकते हैं। इवन आप लोगों के टफ फोन नंबर्स भी याद रख सकते हो हमेशा के लिए। और इसी बात को जानने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं बहुत ही फेमस, हमारे चहीते, मुंबई यूनिवर्सिटी में आपने काम किया है और बहुत बड़े पद पर रह चुके हैं, प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश जकातदार जी। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं सर, एग्जाम्स आने वाली है, 10th की बात करें, 12th की बात करें, और उनके मन में बहुत प्रश्न है कि भाई एग्जाम्स आ रही हैं, कई सारी कॉम्प्लेक्स चीज होती है, फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, इवन मैथ्स की बात करें, कई सारे फॉर्मूले होते हैं, बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कई सारी चीजें मिलती जुलती होती है आपस में, याद नहीं रख पाते। अभी बताइए, निमोनिक टेक्निक जो होती है ये सुनने में बड़ी आती है, क्या है ये? जुनेद, बहुत अच्छा सवाल तुमने पूछा है, क्योंकि मेरे 40 साल का जो तजुर्बा है उसमें एक चीज मेरे को याद आ रही है, और मैं जो स्टूडेंट था वो भी चीज मेरे को याद आ रही है कि कुछ चीजें मेमोराइज करने में मेरे को बहुत डिफिकल्टी होती थी। जैसे केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल होता है, और बहुत सारे मैथमेटिक्स के फॉर्मूले भी होते हैं, राइट? इनको याद रखना एक बहुत बड़ी बीमारी रहती मेरे लिए, हरक्यूलियन टास्क। हाँ, हरक्यूलियन टास्क रहता था। कैसे करने का जैसे जैसे मैं पढ़ने लगा या पढ़ाने लगा, तो मेरे को कुछ चीजें याद आने लगी और कुछ टेक्निक्स मेरे को याद आने लगे। फिर मैंने थोड़ा सा पढ़ाई किया इधर उधर, और मेरे को कुछ चीजें स्टूडेंट्स को बतानी है। एक्चुअली ये जो टेक्निक्स होता है जिसको बोलते हैं मेमोरी टेक्निक्स, मतलब कुछ भी चीजें मेमोराइज करने के लिए जो करना है, वो जो तंत्रज्ञान है, वो जो टेक्निक है, उस टेक्निक को नाम दिया हुआ है नेमोनिक टेक्निक्स। तो ये क्या होता है कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस छोटे से एपिसोड में जितना कवर हो सकता है वो मैं ट्राई करूंगा। ओके जी। अभी देखो, मेमोरी, आपने सब लोगों ने, आप आजकल की दुनिया में पूरा वर्ल्ड संगणक का दुनिया का वर्ल्ड है, कंप्यूटर वर्ल्ड है। कंप्यूटर, आपको मालूम है, कंप्यूटर की स्ट्रेंथ 2 चीजों में होती है, वो उसका प्रोग्रामिंग एबिलिटी में होता है और दूसरा उसके मेमोरी में होता है। इनफैक्ट कंप्यूटर का प्राइस भी आजकल मेमोरी के टर्म्स में ही होता है, 1K, 2K, 3 गीगाबाइट, आजकल बहुत ही गीगाबाइट वगैरह बढ़ गया है। तो कंप्यूटर में भी 2 तरह की मेमोरीज होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, राइट? तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है कि जितना शॉर्ट टर्म मेमोरी ज्यादा है उतना वो कंप्यूटर पावरफुल होता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी को तो बाहर रखा हुआ है, मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी लाइक लाइब्रेरी इन आवर कॉलेज, राइट? लाइब्रेरी में सारे बुक्स है, सब नॉलेज उधर में पड़ा हुआ है, वो उधर है। लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए हमको वो बुक लाना पड़ेगा, कुछ पढ़ना पड़ेगा और थोड़ी देर तक वो मेरे को याद रखना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, रैम बोलते हैं, रैम। तो ये जो रैम है, ये रैम कैसे बढ़ाया जाए? क्योंकि अगर मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है और गिवन टाइम आई कैन रिमेंबर एवरीथिंग, लेकिन एग्जाम के टाइम में मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है या 2 सेकंड है, इसमें मेरे को याद रखना है, तो मेरे को ये जो रैम है मेरा, ये रैम का स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। तो क्या होता है कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं जुनेद साहब के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मैं उनको कुछ वर्ड्स दे रहा हूँ, ठीक है? उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड्स है, और मैं उनको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, पढ़ो,
और मैं तो बोलूंगा कि ये वर्ड्स मेमोराइज करके मेरे को बताओ। ये आपने ऑन एयर मुझे चैलेंज दे दिया, इसके बारे में आपने मुझे बताया नहीं था। चलिए ठीक है, मैं मन में पढ़ना है, जोर से पढ़ूं? जोर से पढ़ना है। ओके, जेनिथ, फेज, प्लेगरिज्म, ornamentation, invite, memorable, nasty, noble, meridian, zoological. बोलो इस वर्ड्स मेरे को याद करके बताओ। एक ही बार में? एक ही बार। ओके, जेनिथ, noble, meridian, and zoological, हाँ, zoological, and 4 वर्ड। zenith. ऊपर से बोल रहा है। Okay. Ornamentation, and अच्छा, बस I think 5 वर्ड्स। I did। देखो, I think लेकिन 5 वर्ड्स भी बहुत ही अच्छा, ये मतलब सक्सेस रेट है। अच्छा, इसमें कोई ये निशान एक ही बार पढ़ा मैं। हाँ, लेकिन ये सिर्फ 10 वर्ड थे, उसमें से 5 वर्ड तूने निकाले। वो कोई भी लड़का अगर उसका 50% रिटेंशन है तो थोड़ी देर के लिए वो 50% याद रखता है। Plagiarism, गिवन अ टाइम यू कैन रिमेंबर एवरीथिंग। बहुत छोटे से टाइम में आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर इसमें कितने वर्ड्स थे? सिर्फ 10 वर्ड थे ना? 10 थे। अभी मैं आपको एक दूसरा एक सेंटेंस सुनाता हूँ जो आपको फिर से रिपीट करना है मेमोराइज करके। ओके। 2 days back I went to Pune, bought certain things and came back to Bombay within 3 days. ठीक है, बोल ये वर्ड। 2 days back I went to Pune and came back to Mumbai, bought few things. 2 days back I went to Pune and bought few things. 12 words थे जिसको मेमोराइज करने के लिए आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। I just repeated it instantly. हाँ, क्यों? इसमें सिर्फ 10 वर्ड थे। हाँ, उसमें से तुम 5 ही रिकॉल कर सके। Okay. और अब मैंने आपको कम से कम 12 वर्ड्स का एक सेंटेंस सुनाया। ठीक है, वो आपने इमीडिएटली किया। क्यों? बिकॉज वो सब कनेक्टेड थे। करेक्ट, दे वर ऑल कनेक्टेड। हाँ, सो द सीक्रेट ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी लाइज इन कनेक्टिंग सो कॉल्ड नॉन कनेक्टेड थिंग्स। वाओ। देखो, रैंडम एक्सेस मेमोरी सपोज ये है, इतना है, राइट? और बहुत सारे मेमोरीज के पीसेस इधर पड़े हुए हैं, राइट? बहुत सारे हैं, राइट? लेकिन अगर मैं वो पीसेस में एक श्रृंखला में डाल दूं, लेकिन एक श्रृंखला दूसरे को पकड़ती है, दूसरे को तीसरी पकड़ती है, तीसरे को, और फिर सिर्फ एक श्रृंखला का एक पार्ट में इधर लाता हूँ रैंडम एक्सेस मेमोरी में, तो उसके साथ दूसरा भी आ जाता है। मतलब मोतियों की माला बना दिया। मोतियों की माला बना ली है। वो जो मोती रैंडमली उधर बिखरे हुए हैं, इधर उधर बिखरे हुए हैं, उनको मैंने एक क्या बोलते हैं, थीम में डाल दिया। हाँ, उसको थीम में डाल दिया, और वो थीम के अंदर में उनको दिया, तो क्या होता है, एक याद आता है तो दूसरा की याद, तीसरा की याद। मेरी रैंडम एक्सेस मेमोरी उतनी है, लेकिन एक साथ जब मैं एक चीज लाता हूँ तो दूसरे से कनेक्टेड होती है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली आता है। तीसरे से कनेक्टेड है, वो तीसरा ऑटोमेटिकली आता है। तो द सीक्रेट ऑफ निमोनिक टेक्निक्स लाइज इन हाउ you can organize them into something intelligible, right? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू वन एग्जाम्पल। जैसे मैं जब कॉलेज में था तो हमको जरा ये था क्या, आयरन फर्नेस का डिजाइन रिमेम्बर करो केमिस्ट्री में। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो सिर्फ मेमोराइज ही करनी पड़ती है, उसमें कोई दिमाग की जरूरत नहीं होती है। कुछ चीजें ऐसी है जो आपको याद। तो आयरन फर्नेस का मतलब किस कौन सा आयरन का स्ट्रक्चर क्या है, ऊपर क्या होता है, नीचे क्या होता है, फिर क्या होता है, ऐसा बहुत बड़ा था उसमें ये था। और साले मैं देख रहा था कि उसमें कम से कम 10-12 पार्ट्स थे। हाँ, जो 5-10-12 पैराग्राफ थे, और वो पैराग्राफ पढ़ने में, रिमेम्बर करने में मेरे को, क्योंकि जब तक वो तुम याद नहीं करते हो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, ये को मालूम था। तो क्या करना चाहिए? तो मैंने सोचा ये तो मेरे से नहीं होगा इतना सब। तो मैंने क्या किया, देखो, और आप भी कर सकते हैं। पहला पैराग्राफ मैंने पढ़ा। हाँ, पहला पैराग्राफ वाज अबाउट द फर्नेस। इट वाज डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द फर्नेस। ओके, मतलब उसका आउटर स्ट्रक्चर कैसा है। तो मैंने देखा कि ये सब जो है पैराग्राफ है, ये सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। तो मैंने वो लिखा, आउटर एक वर्ड लिखा, फिर बाद में अंदर गया, फिर मेरे को लगा कि इसके इनसाइड में जो 4 पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में ये बात कर रहा है, राइट? ये दूसरा पैराग्राफ। तो इनसाइड, तो मैंने लिखा इनसाइड। ओके, फिर बाद में मेरे को पता चला कि उसमें क्या क्या डालना होता है।
राइट, आयरन ओवर कितना डालना है, क्या डालना है, उसका डिस्क्रिप्शन था। तो वो चौथा पैराग्राफ था। ऐसे हर एक पैराग्राफ किसके बारे में है, राइट, ये मैंने देख लिया। और वो जो वर्ड था सेंट्रल वर्ड, जिसके अराउंड वो पूरा पैराग्राफ घूमता था, राइट, वो सेंट्रल वर्ड, जैसे आउटर, इनर, स्ट्रक्चर वगैरह, इस तरह का जो वर्ड्स होता है, जो एक वर्ड पूरे पैराग्राफ को ये कर सकता है, पैराफ्रेज कर सकता है, ऐसा हर एक एक वर्ड मैंने चूज किया, राइट। और वो जो वर्ड था उसका एक एक लेटर मैंने बाहर निकाला। जैसे आउटर है तो उसका वर्ड लिया ओ, दूसरा इनर है तो आई, तीसरा वर्ड है एस, तो जैसे मैं OIS, फिर उसको मैंने थोड़ा फनी करने के लिए IOS, आयूज, ओज, ऐसा कुछ तो फनी करने के लिए मैंने एक वर्ड पैदा किया। और वो फनी वर्ड इतना फनी था कि मेरे को हमेशा याद रहता था। अरे ओएसिस, ओएसिस मतलब ओ का मतलब एक पैराग्राफ, ए का मतलब एक पैराग्राफ, जैसे वो रेनबो के कलर के लिए विबग्योर, हाँ विबग्योर हम लोग बहुत बार यूज करते हैं, उसमें कोई बड़ी बात तो याद रहता है, हाँ, ग्रीन ब्लू सब। ओके, जैसे मेरे को याद है कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, और मैथमेटिक्स में एक इंटीग्रेशन करके टॉपिक रहता है। तो वो इंटीग्रेशन टॉपिक में एक रूल है, इंटीग्रेशन का रूल है। वो इंटीग्रेशन का रूल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अगर मैं बोलूंगा तो आपको समझ में 10 घंटा लग जाएगा। मैं बोलूंगा अगर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। याद है? गुड, आई लाइक इट। अभी ये लड़कों को बोलता हूँ और बोलो कि अभी ये याद रखो। स्टूडेंट ऐसे भौचक्के हो के मेरे पास देखते थे, सर ये क्या बात कर रहे हो, ये क्या बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूल है। फिर मैं बोलता हूँ देखो एक मैं वर्ड तुमको बोलता हूँ, याद रखने का, क्या बोलो? फिश। हाँ, तो सब लोग बोलते हैं फिश, सब लोगों को मजा नहीं लगती। एक बार बोलो फिश, सब लोग बोलते हैं फिश माइनस फिश माइनस आईडी फिश, तो फिश माइनस आईडी फिश, बोलो सिंपल, फिश माइनस आईडी फिश, सब लोग बोलते हैं। 10 बार क्या 4 बार लोगों ने बोलो, अभी बोलो क्या बोला मैंने? फिश माइनस आईडी फिश। अभी बोलते सर ये क्यों आपने याद रखा है? देखो फिश का मतलब होता है FIS, F का मतलब फर्स्ट, I का मतलब इंटीग्रेशन, S का मतलब सेकंड, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस I इंटीग्रल, D डेरिवेटिव, F राइट, I क्या बोलता है? इंटीग्रल ऑफ सेकंड। याद हो गया? So this is basically a mnemonic technique and also breaking down the huge target into small pieces and connecting them. See what I'm doing, उन सब मेमोरी के पीसेस जो है उनको एक श्रृंखला में बद्ध कर रहा हूँ, राइट? वो जो श्रृंखला में तुम बद्ध करने हो वो तुम कर सकते हो। Most of the times we remember funny things. That is why you create, for example, if you want to remember an essay of say 10 paragraphs. So my base technique will be what? Every paragraph is centered around something, right? Use that word first. Take out all those words. Take out a few letters from those words. Create a funny anagram out of it, right? And once you create that funny anagram, if you remember that anagram, you start remembering the first paragraph, second paragraph, third paragraph, fourth paragraph. और वो जो word होता है, वो word तुमको first paragraph पहला लेटर भी देता है। धीरे सब चीजें याद रहना शुरू हो जाती है। मैंने इसके बारे में ऐसा देखा है कि एक बेसिकली sorry to interject, आपने उस 10 पैराग्राफ्स को 10 बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया है ना? करेक्ट, 10 बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट, बस उसी को फिर उसी को याद रखना है, बस अपनी लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वर्ड टू वर्ड। हाँ, कैसे भी याद रखो, इसमें यू कैन बी क्वाइट इनोवेटिव। आई मीन यू कैन यूज योर ओन वेज ऑफ पैराफ्रेजिंग दैट फॉर्म। मतलब एक वर्ड जो तुमको यूज करना है, तुम किसी फनी वर्ड को यूज करो, क्या फर्क पड़ता है जब तक तुमको याद रहता है ये किससे कनेक्टेड है, करेक्ट? अभी ये कहाँ से आया? तो मेरे को याद है बचपन में हम लोग एक मैजिक ट्रिक करते थे, कार्ड मैजिक होता है ना, वैसा कार्ड मैजिक था। उसमें हम लोग क्या करते थे, कोई भी एक सूट ले लो, जैसे स्पेड है, हाँ, तो स्पेड के सब पत्ते हम लोग साथ में लेते थे, राइट? और उसको हम लोग ऐसा शफल करते थे और फिर बाद में अरेंज करते थे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। और फिर मैं उसमें बोलता तो मैं ओ, तो पहला कार्ड नीचे जाता है, 10 बोलूंगा और ई बोलूंगा तो 1 हो जाता है। 1 के बाद जो कार्ड आता है वो हमेशा एस आता था, फिर TWA किया तो बराबर 2 आता था, ELEVEN किया तो बराबर जैक आता था। तो इसका ये सब कैसे होता था?
तो ये जो कार्ड है इसका पूरा जो रचना है, उसका जो ऑर्डर है, वो मेरे को याद रखना चाहिए। तो जब तक मैं याद नहीं रख सकता हूँ, और इतना सब याद में कैसे रखूंगा, 11 कार्ड्स है और उसको कैसे अरेंज करना है मेरे को याद रखना है। तो मेरे को किसी ने एक स्टोरी सुनाई थी ऐसी, 364 years back there was a pair called Queen and King, and they had 2 children. One was 9-year-old, another was 10-year-old. At the age of 64 they conceived them and something. So very funny story was that, right? But if you remember that story even today, right? Even today, and actually it is nothing but an arrangement of those cards. 364, so 3, 6. That's how you can easily remember So this. just one story, one small story gives you a complete arrangement of all those 11 cards. And if you remember that story, you have the memorize the cards. So this is, I think, one of the most powerful techniques for you. So I advise my students, so if you find any part of your studies or any descriptive part particularly, which is very boring for you and very difficult to remember, all you have to do is, every paragraph is describing something. Every paragraph is describing something. Take that word. Take that word from each paragraph and take one letter from that word, from all these words, shuffle them such that it becomes a very funny word, right? And once you become an interesting or funny word, तो funny word हमेशा आपको याद रहता है, और फिर वो अगर आपने याद रखा तो मतलब क्या हो गया कि वो आपको पूरा पैराग्राफ याद आया, पैराग्राफ का वर्ड याद आया, पैराग्राफ के बाद में पूरा ऐसे याद आ जाएगा, right? So this is one of the most powerful technique that you students can use. Okay. Yeah. One more thing, and I think last question I have from one of the comment section only, हमारे को किसी ने ईमेल करके भेजा है, हमारे एक दोस्त ने, हमारे स्टूडेंट्स में से एक, उन्होंने कहा है कि उनका पढ़ाई में थोड़ा सा मन नहीं लगता। कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनके, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री खास तौर पे, उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, उन्हें मोनोटोनस कह सकते हैं, इस टाइप से लगता है। तो हाउ ही कैन डेवलप इंटरेस्ट इन सम बोरिंग और मोनोटोनस टॉपिक्स? तो ये एक दर्शकों की तरफ से क्वेश्चन, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी इसमें देखो, I am not an expert in mnemonic techniques as such, but I have read about them. So mnemonic techniques में एक दूसरा एक टेक्निक ऐसा होता है कि जिसको बोलते हैं माइंड डायग्राम्स, माइंड मैप्स बोलते हैं, विजुअलाइजेशन। तो उसमें क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है, बहुत बड़ा एसे है, और आपको याद रखना है ये एसे, राइट? किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको जाना है और आपको मालूम है कि इसके बारे में वो पूछने वाले हैं, राइट? तो आपको बहुत बड़ा एक आंसर है, आपको याद रखना है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो पहला पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ है, तीसरा पैराग्राफ है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक डायग्राम निकालते हैं, फनी, मतलब जोकर का जैसा रहता है ना, उसमें अगर लिखा हुआ है ये पैराग्राफ इज अबाउट से सम वर्ड कॉल्ड जे, राइट? सो दे विल क्रिएट अ डायग्राम विद जे इंस्क्रिप्टेड ऑन इट, राइट? तो ऐसा जोकर का फेस आएगा, यहाँ पे जे है, फिर उसके हाथ में दूसरा फेस आएगा, फिर दूसरा डायग्राम उधर आएगा, उसके पैर में दूसरा तीसरा डायग्राम आएगा, चौथा डायग्राम आएगा, और पूरा एक जोकर का डायग्राम दिखेगा जो बहुत आपको देखो बहुत हंसी आएगी। लेकिन उसका हर एक पार्ट जो है डायग्राम का, वो हर एक पार्ट एक एक पैराग्राफ को डिस्क्राइब कर रहा है, राइट? तो आपको ये उसको बोलते हैं माइंड मैप्स, राइट? माइंड मैप्स। इसमें क्या करते हैं आप लोग, आप एक माइंड को विजुअल डायरेक्टिव देते हैं, याद रखने का डायरेक्टिव, विजुअलाइजेशन। तो दैट इज कॉल्ड माइंड मैप। अब ये माइंड मैप में तुम क्रिएटिव हो सकते हो, बहुत सारे आप क्रिएटिव कुछ भी कर सकते हो। जैसे फनी एनेक्डोट डाल, तुमको अगर किसी मार्वल का कैरेक्टर्स याद है, राइट? तो किसी मार्वल के कैरेक्टर्स के साथ भी बैटमैन है, स्पाइडरमैन है, और बच्चों का जो फेवरेट है शक्तिमान है, वो ऐसा कोई भी एसोसिएशन आप उस पैराग्राफ में डाल सकते हो, उसमें वो वर्ड डाल सकते हो। सो दैट स्पाइडरमैन के बाद बैटमैन है ना, बैटमैन के बाद अरे स्पाइडरमैन में क्या ये लिखा था, ऐसा, राइट? तो दिस इज कॉल्ड माइंड मैप। माइंड मैप इज ऑल्सो अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक ऑफ। इसमें क्या होता है, एक दूसरी बात मैं आपको बोलता हूँ कि जो बोरिंग स्टडी है, वो बोरिंग इसके लिए है कि आपको वो चीजें बोरिंग रखने में डिफिकल्टी आती है। अभी हम जो उसको माइंड मैप में कन्वर्ट करते हैं, तो वो जो प्रोसेस है कन्वर्टिंग दोज बोरिंग पैराग्राफ्स इनटू माइंड मैप्स itself is creative, and this process itself is so challenging and so creative and so exhilarating that ये process के अंदर ही आप बहुत खुश हो जाते हैं। In other words, you are making an uninteresting job into what? An interesting job. Why? Because in order to convert those things into mind map, you need lot of imagination. Number one, you need lot of visualization, right? You need lot of connecting abilities, creating some funny associations and all that. So this challenges your creative bud, creative
जो आपको क्रिएटिव जीन होता है, एक बार वो क्रिएटिव जीन जब एक्साइट हो जाता है ना, तो things become interesting. Absolutely, and I hope that for our viewers this episode must have been very very interesting. Dr. Saab has given me some on the spot task as well. I think 50% I succeeded kind of. Yeah, but thank you so much for this information जो आपने दी है, और हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको इन एक तो विजुअलाइजेशन वाली टेक्निक सर ने बताई, प्लस निमोनिक जो टेक्निक है उसके बारे में आप बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों को भी बहुत सरलता के साथ में सिंप्लीफाई करके, क्योंकि हमारे दिमाग में एक निश्चित स्पेस है, जैसे आपके मोबाइल में होता है 2GB 4GB 8GB रैम होता है, मेमोरी के बारे में बात करी सर ने, तो वो तो उतना ही स्पेस है उसके पास, लेकिन आप चीजों को छोटा करके उसमें डालेंगे तो अच्छे से फिट हो जाएगा। सो आई होप इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, और इनकेस आपके और भी कोई सवाल हैं then you have the comment section for you, आप उसमें आइए, कमेंट कीजिए, सवाल पूछिए, और हमारे एक्सपर्ट फिर से आपके नए सवालों को जवाब देने के लिए हाजिर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट टाइम, Thank you very much. and it was wonderful and honor to have you here. Thank you. धन्यवाद।